नमस्कार। आज फादर्स डे है और मैंने सोचा कि हम अपनी पीढ़ी के जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं जो आज फादर्स हैं उनको एक संदेश कैसे दिया जाए। तो मुझे ख्याल आया कि हम लोग ये एक याती सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनके बच्चे हैं और उनमें से कुछ के उनके भी बच्चे हैं, वो भी पिता बन गए हैं। तो आज हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस होने से और सोसाइटी में समृद्धि बढ़ जाने के बावजूद भी जो हमारे फादर्स की प्रॉब्लम है, जो माँ बाप की प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो अपने बच्चों के ऊपर उन सब अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, अपने सपनों को लादने की कोशिश कर रहे हैं जो वो पूरे नहीं कर पाए, और उन्हें लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में वो पूरे नहीं कर सकते। तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों में वो सब सफलताएं देखें जिसके सपने उनने देखे थे। देखिए, एक तो आपका बच्चा जो आपसे पैदा हुआ है वो आपके सपने या आपकी महत्वाकांक्षाएं या आपकी गोल टारगेट पे पूरे करने के लिए नहीं हुआ है। उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो केवल दुनिया में आपके माध्यम से आया है। केवल इतना ही आपका उसका संबंध है, इससे ज़्यादा कोई संबंध आपका नहीं है। पर हम लोगों ने ख़ास तौर से जो हम भारतवर्ष में रहते हैं उनने इस तरह की अपनी सोसाइटी को बनाने की कोशिश की है कि हम अपने सभी बच्चों को सभी जो गुण हैं, जो उनकी एजुकेशन है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी आदतें हैं, वो सब हम वेस्टर्न तरीके की बनाएंगे। पर उनका जो बिहेवियर है, उनका जो सोच है, विचार है, जो निर्णय है लाइफ के बारे में, वो हम इंडियन कल्चर के रखेंगे, भारतीय संस्कृति के रखेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी दुविधा हम अपनी पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस माहौल में आप पैदा होते हैं, जिस माहौल में आपकी परवरिश होती है, जिस तरह के इंस्टीट्यूशन में आपकी पढ़ाई होती है, उसी तरह के आपके जीवन के मूल्य बनते हैं, उसी तरह के आप अपने जीवन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों में चाहते हैं कि उनका भविष्य पाश्चात्य संस्कृति का है, तो फिर पूरी तरह हमें उन्हें पाश्चात्य संस्कृति में ही ढालना चाहिए। फिर उनसे भारतीय संस्कृति की अपेक्षा हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब हम सोचते हैं कि उनका भविष्य भारतीय संस्कृति में है, तो फिर हमें पूरी तरह उन्हें भारतीय संस्कृति में ढालना चाहिए और पाश्चात्य संस्कृति से उन्हें अलग कर देना चाहिए। तो ये आपको सोचना है। और आज जब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ 35 विद्यार्थी प्रतिदिन सुसाइड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये वो बच्चे हैं जो हमारा भविष्य हैं, जिसको हम बहुत प्यार से, लालन पालन से, माँ बाप ने बहुत सारे सेक्रीफाइस करके इन बच्चों को बड़ा किया है और पढ़ाने के लिए भेजा है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा को देखें तो विगत वर्ष की तुलना में जो डेथ रेट है, सुसाइड रेट है, वो 4.5% बढ़ गया है विगत साल की तुलना में, और ये निरंतर बढ़ रहा है। और चाहे वो छोटे शहर हों, चाहे वो बड़े शहर हों, चाहे वो छोटे स्कूल हों, या चाहे वो प्रीमियम स्कूल हों, प्रीमियर स्कूल हों, सभी में ये सुसाइडल टेंडेंसी निरंतर विद्यार्थियों में बढ़ रही है।
और इसका कारण जो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब हम अखबारों के माध्यम से या दूसरे किसी माध्यम से सुसाइड नोट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग वो बातें लिखते हैं जिनकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो इसमें किस तरह की बातें होती हैं, तो अगर हम देखें तो मोटा मोटी 7-8 तरह की इसमें बातें लिखी होती हैं, कारण होते हैं। पहला है एकेडमिक प्रेशर। जब माँ बाप ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चे से अपेक्षाएं करते हैं और वो अपेक्षाएं एकेडमिकली पूरी नहीं हो पाती हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेशर बच्चों के ऊपर आ जाता है। दूसरा है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बहुत बड़े हैं, और ये मेंटल इशू कई बार इतनी बड़ा रूप ले लेते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जहाँ बच्चे प्रौढ़ता की ओर, एडल्टहुड की ओर बढ़ रहे हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शन भी उनके शरीर में उसी हिसाब से होते हैं, उनमें बदलाव भी निरंतर होते हैं, हार्मोन्स भी उन्हें इफेक्ट कर रहे होते हैं, और उसी समय सोसाइटी का प्रेशर या परिवार का प्रेशर, पीयर प्रेशर उनके ऊपर होता है। तो मेंटल हेल्थ के इशू बन जाते हैं। फिर ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को परिवार से दूर पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो आइसोलेशन एंड लोनलीनेस एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे सामान्यतः बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे माँ बाप जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है पर वो अपने बच्चों को भेज देते हैं, या कई बार बच्चों की आदतों की वजह से उन्हें फाइनेंशियल कंसर्न आ जाता है, तो ये भी एक सुसाइड का कारण बनता है। साइबर बुलिंग एक नया अध्याय सुसाइड में जुड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रही है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जहाँ साइबर बुलिंग होती है और बच्चे वो सेम और धमकियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगला होता है सब्सटेंस एब्यूज़। कई बार जो बच्चों के दोस्त हैं या क्लासमेट्स हैं वो इस तरह के अब्यूज़ या बिहेवियर करते हैं कि बच्चे उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी संस्थाओं में रैगिंग अभी भी होती है और रैगिंग के माध्यम से इस तरह के अब्यूज़ हो जाते हैं। फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जब लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप से अलग बाहर रहते हैं और वो बड़े भी हो रहे हैं, तब ढेरों रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स उनके सामने आ जाती हैं और ब्रेकअप होते हैं, दोस्ती बनती है, और कई बार वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और सुसाइडल टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। लैक ऑफ सपोर्ट, इस सब के पीछे जो पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए वो उतना नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने अनुभव से जानते हैं, कोई भी माँ बाप जब बाप बनता है या माँ बनती है तो वो ज़िंदगी में पहली बार बनते हैं और उन्हें कभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई है कि बच्चों की परवरिश कैसे करना है, उन्हें ये सिखाया नहीं जाता है। तो नए माँ बाप हमेशा गलतियाँ करते हैं, बच्चों की भावनाओं को समझने में गलतियाँ करते हैं, और यही चीज़ें हैं जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो नहीं दे पाते हैं। और ये वो कोई जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहली बार ये कर रहे हैं लाइफ में। कई बार उन्हें बच्चों का बिहेवियर इसीलिए समझ में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ इसके लिए बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, और अगर उन कहानियों को हम देखें तो हम पाएंगे कि न केवल हमारी सभ्यता में वरन दूसरी सभ्यताओं में भी इस तरह की कहानियाँ हैं जहाँ बच्चे और उनके पिताजी का रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है। एक कहानी है ओडिपस की। ये ओडिपस की कहानी सिगमंड फ्राइड के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, जहाँ सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो लड़के होते हैं या बच्चे जो होते हैं उनका अपने पिता से एक स्वाभाविक कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन अपनी माँ के लिए होता है। और
इसी वजह से ओडिपस की जो कहानी है कि ओडिपस के पिता को ये बताया गया कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो तुम्हें मार डालेगा, तो उसने उसको पहाड़ी के ऊपर छोड़ दिया और जिसको मारने का काम दिया था उसने उसको नहीं मारा। और बाद में वो एक गड़रिये को मिला और उसने उस बच्चे को पाला, पर चूंकि वो राजा का बच्चा था, उसमें राजकीय गुण थे, तो बाद में उसने अपने पिता का साम्राज्य जीता। और उस पिता के साम्राज्य के जीतने के साथ साथ अनजाने में उसने अपनी माँ से शादी भी की, क्योंकि उसको ये पता नहीं था। तो एक ये कहानी है जहाँ बच्चा पिता से स्वाभाविक बैर रखता है और उनसे वो प्रतिशोध लेना चाहता है और माँ से शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ ययाति की कहानी है जो महाभारत में कही जाती है। और ययाति जो राजा थे उनने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से शादी की थी। और देवयानी की एक सहेली थी जो बाद में उनसे झगड़े की वजह से उनकी दासी बन गई, वो थी शर्मिष्ठा। और शर्मिष्ठा भी राजा की ही लड़की थी और दैत्यों के राजा की लड़की थी। तो देवयानी के साथ जब ययाति ने शादी की तो उसके साथ शर्मिष्ठा भी आई। तो जब दोनों पत्नियों के बच्चे हुए, मतलब देवयानी का बच्चा हुआ, उसका नाम रखा गया यदु, और शर्मिष्ठा का जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया पुरु। पर चूंकि देवयानी उनकी पत्नी थी और शर्मिष्ठा उनकी पत्नी की दासी थी, तो देवयानी को बहुत दिन तक ये पता नहीं चला। और धीरे धीरे उसको ये बात पता लगी कि शुक्राचार्य के संबंध शर्मिष्ठा से भी हैं। तो इस बात की शिकायत उनने अपने पिता शुक्राचार्य से की और शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया और उस श्राप के कारण वो उनका शरीर जर्जर हो गया और वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। पर देवयानी ने पिता से कहा कि ये आपने क्या किया, ये तो श्राप मेरे लिए भी उतना ही कष्टकारी है। और ययाति को भी अपनी गलती पता लगी तो उनने शुक्राचार्य से क्षमा मांगी और शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि देखिए, यदि आपका कोई पुत्र आपका ये वृद्धावस्था, ये जराजीर्ण शरीर ले तो आप पुनः युवा हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनने अपने पहले सबसे बड़े पुत्र यदु से ये कहा कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। और यदु ने मना कर दिया। यदु के मना करने के बाद ययाति ने अपने सबसे छोटे बेटे पुरु से ये बात रखी और पुरु ने ये बात मान ली। और पुरु धीरे धीरे वृद्ध हो गया और ययाति फिर से जवान हो गया। और ययाति की जितनी लालसाएं थीं, जितनी भोग की कामनाएं थीं, वो सब उनने पूरी की और पुरु ने वृद्धावस्था की अवस्था झेली। धीरे धीरे ययाति को ये समझ आया कि ये शरीर जो है वो भोगा न भुक्ता वयमेव मुक्ता, तपो न तपता वयमेव तृप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मतलब जो भोग हैं वो कभी पूरे नहीं होते, बल्कि जो भोगने वाला है वही पूरा होता है। जो तृप्ति है, संतुष्टि है, वो कभी नहीं आती है, बल्कि जो तृप्ता है, जो संतुष्टि लाने की कोशिश करता है, वही समाप्त हो जाता है। काल समय कभी भी ख़त्म नहीं होता है, पर जो काल में जीना चाहता है, आगे जिसकी जिविप्सा है, वही ख़त्म हो जाता है। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है, पर जो तृष्णा करता है वही जीर्ण हो जाता है। तो ये बात उनकी समझ में आई और उन्होंने पुरु को फिर से जवान किया और उसकी जो वृद्धावस्था थी वो अपने ऊपर ले ली
और इसके फलस्वरूप उन्होंने पुरु को राजा बनाया, उनने यदु को राजा नहीं बनाया। और इसी कारण यदु से यदुवंश आगे बढ़ा और पुरु से कौरव और पांडवों का वंश आगे बढ़ा, जिसके कारण महाभारत हुआ। तो ये ययाति का जो ज्ञान है वो आज हर फादर मदर का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के माध्यम से अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपने गोल, स्वप्न पूरे नहीं कर सकते हैं। अगर वो अनावश्यक उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं तो इससे बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल दुष्प्रभाव होता है और सुसाइडल टेंडेंसी हमारे यहाँ बढ़ती है। तो यदि हम अपने बच्चों को, उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें इस ययाति सिंड्रोम से बाहर आना पड़ेगा। और आज फादर्स डे पे मैं सभी पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो ययाति की कहानी से सीखें और इस सिंड्रोम से बाहर आएं और अपने बच्चों की प्राण रक्षा करें। धन्यवाद, नमस्कार।